दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। तो दोस्तों आज फिर से एक छोटा वीडियो है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जिस तरीके से हम पहले से अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस को शेयर करते आए हैं, उसी तरीके से आज भी है। 12 मार्च को हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक 13 से 17 मार्च वाला जो वीक है उसके लिए भी एक छोटा सा मैसेज होगा वीडियो के माध्यम से। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज जो बार बार इतने टाइम से रिपीट किया है, अगर आप रेगुलर हमारे साथ में लर्निंग कर रहे हैं इस चैनल पे, वीडियो के माध्यम से बातों को सुन रहे हैं, तो आपको मैं याद दिलाऊं, और आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जान पा रहे होंगे और आपको याद होगा कि नवंबर मंथ से ही हम इस बात को विचार कर रहे थे कि मार्केट एक करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है और मार्केट में कुछ करेक्शंस आनी हैं। और हमने बार बार आपको यही बताया कि अच्छी वैल्यूएशंस पे आपको शेयर मिलेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए इन्वेस्टमेंट का, और वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का टाइम आता जा रहा है। और अभी लास्ट वीडियो में भी हमने 9-10 मार्च को एक इम्पॉर्टेंट बताया था, और हमारी जो भी चीज़ें हैं उनके पीछे तर्क जो हैं वो सिर्फ डाटा एनालिसिस है और महज कुछ नहीं, ठीक है। और उसके पीछे तर्क यही था कि हमने ये देखा था मार्केट के अंदर कि काफ़ी स्टॉक्स में सेलिंग मैंडेट थे, तो उससे जाहिर सी बात है बिकवाली होनी ही थी। और बिकवाली होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मार्केट में मंदी आनी है, छोटा सा करेक्शन आना था। तो वो करेक्शन आया और 2 दिन 9 और 10 मार्च में दोनों दिन अच्छा करेक्शन दे दिया मार्केट ने। 10 तारीख को काफ़ी अच्छा, मतलब एक गैप डाउन कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, और साथ में एक बात और बोली थी एक शॉर्ट वीडियो में कि होली के बाद से धीरे धीरे मार्केट ग्रीन कलर को पसंद करेगा, वो बात भी कायम है। और उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, क्या है, उससे पहले ये एक सेटलमेंट होना मार्केट का बेहद ज़रूरी है। और रही बात मार्केट में अब जो आपको ग्लोबल मार्केट से जो न्यूज़ आ रही हैं, कोई वो बैंक वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना, SVB बैंक है कोई, वहाँ पे दिक्कत हो गई है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर करूँ, ऐसी दिक्कतें पहले भी हुई हैं और ऐसी दिक्कतें होती रहेंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें होते हैं। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसकी एक खास बात होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे भारत की इकोनॉमी है, और इस बात पे आपको और हमें गर्व होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो खास बात होती है वो होती है उसका बैंकिंग स्ट्रक्चर, उसकी बैंकिंग, उसका सेविंग सिस्टम। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे खास बात होती है, जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी मंदी को, बड़ी से बड़े संकट को मिश्रित अर्थव्यवस्था संभाल लेती है और फिर आगे धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करने लगती है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक डीमेरिट क्या होती है, एक कमी क्या होती है, वो ये होती है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कभी भी आपको एक हाइक नहीं मिलता है, एक स्पाइक मूव की जो तलाश है ना आजकल के नौजवानों को और सबको, कि भाई एक स्पाइक मूव, जैसे हम शेयर्स में या मार्केट में भी ढूंढते हैं कि बस आज ही हमने 100 रुपये का लिया और कल तक 1000 रुपये का हो जाए, बस ये इस तरीके का मूवमेंट मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। चाहे आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, चाहे आप उनकी बैंकिंग देखें, आप कुछ भी ओवरऑल मतलब किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप देखें जो सरकार के द्वारा होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, या पब्लिक के द्वारा भी जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को करने के लिए मिश्रित अवस्था में 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट वो निवेश करते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट।
इसके ऊपर डिटेल में आप लोग अपना अध्ययन कीजिए। आप मेरे से कहेंगे तो मैं भी डिटेल में इन इन्वेस्टमेंट्स को लेके वीडियो बना सकता हूँ। आज का वीडियो क्योंकि जिस तरीके से मैंने चर्चा छेड़ दी है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है और लास्ट में मार्केट का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि आप वीडियो को लास्ट में ही खींच के देख लें और बस जल्दी से पता चल जाए कि क्या वीडियो का मार्केट का क्या कल को लेवल है और क्या है, फटाफट खत्म बात। वो उतना आता नहीं है हमें, खाली हम अपने विचार ही प्रकट करते हैं। उतना एक्सपर्ट थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल ही कोई चार्ट एनालिसिस नहीं कर रहे इस वक्त बैठ के, सिर्फ एक बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे। सो ओवरऑल मिश्रित अर्थव्यवस्था की ये खास बात होती है। चलिए, लेकिन अब क्योंकि ये जो बैंक वगैरह तबाह हो रहे हैं, एसवीबी बैंक और ये हो, ये सब बिटकॉइन हो, ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते ही नहीं है। हमें तो पहले से ही पता है कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में है ही नहीं। क्लोज्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इस तरीके से अलग अलग इकोनॉमी है, वो पूंजीवाद की तरफ है, वो पूंजीवादी हैं। तो कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिज्म होती है इकोनॉमी के अंदर, वो हमेशा रिस्क टेकिंग निवेश करते हैं। तो इस वजह से ऐसे झटके लगने लाजमी हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और 2008 में लेमन ब्रदर्स की जो बात थी, उस वक्त भी तबाहियां हुई थी। लोगों ने तो बैंक की कुर्सी तक ले गए थे, वो जब टीवी में दिखाते थे उस वक्त, मुझे याद है, बैंक के टेबल चेयर तक अपने घर ले गए थे, इस तरीके का हाल मचा था। सो उस वक्त भी बहुत बड़े क्राइसिस आए थे मार्केट में। लेकिन आप देखें तो 2008 की हमारी मार्केट देखें, अपने इंडिया की मार्केट देखें, तो कितना अच्छे से संभाला उसने अपने आप को और कितनी अच्छी रिकवरी करी। और 2009 तक आते आते हम एक स्टेबल पोजीशन में आ गए। फिर एक 2010 में करेक्शन आई, लेकिन वो करेक्शन थी, सेटलमेंट ऑफ मार्केट बोलते हैं उसको, वो हुआ। और उसके बाद से फिर धीरे 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 अप ही रहे। और जबकि अमेरिका में या और कंट्रीज में जहां ये बड़ी प्रॉब्लम आई थी, अमेरिका आप देखो आज तक मैं समझता हूं उसका असर है, और अब फिर एक नए चपेटे में। और ये बातें हम, चाहे वो ब्लैक स्वैन की बात हो और चाहे वो भाई ग्रेट डिप्रेशन की बात हो, ये सब चीजें तो हम नवंबर दिसंबर से वीडियो के माध्यम से शेयर कर ही रहे हैं, तो सब प्रभाव आने ही है। हाँ ठीक है, मंदी आनी है, कहीं पे मंदी बोल के नहीं आती। अगर सब मंदी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उसके लिए प्रिपरेशन है। मंदी उसे कहते हैं जब अचानक से अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आ जाए और एकदम से मतलब समझ में ना आए चीजें, वो होती है प्रॉब्लम। जैसे कोरोना आया था, तो मार्केट बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था और मार्केट को एकदम से लगा रहे क्या हुआ, और मार्केट ने बिल्कुल उस बात को जब देखा तो मार्केट करेक्ट हुआ और मार्केट पैनिक हो गया, मार्केट एकदम से क्रैश हुआ। मार्केट एकदम से जब क्रैश हुआ तो मार्केट ने उस चीज को, अपने आप को जब प्रिपेयर कर लेता है मार्केट, तो एकदम से बहुत तेजी भी कर लेता है। फिर वो अपनी पोजीशन पे आ गया। 12,400 12,300 के लेवल से मार्केट गिरा था, और आप देखेंगे कि इतनी जबरदस्त वी शेप रिकवरी आई। 7,500 400 के आसपास का वो लेवल था, करेक्ट तो मैं चार्ट देख के ही बता सकता हूँ। तो वो उस तरीके से जो वी शेप रिकवरी आई, और 12,400 12,300 का एक 2019-20 वाला जो लेवल था, वहां से स्टैंड करने के बाद में एक नई जर्नी मार्केट ने स्टार्ट करी, और मार्केट आज 18,800 के आसपास का एक हाई बना चुका है। तो ओवरऑल दोस्तों, वीडियो में तो बहुत सारी बातें डिस्कस करने को हैं, लेकिन कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमारे बाजार को, यानी कि हमको, बाजार तो ऑलरेडी प्रिपेयर है, हमें इन सब न्यूज से या इन सब बातों से घबराने वाली चीजें नहीं है। ये अच्छी चीजें हैं निवेशकों के लिए, जो ये वेट कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि कैम्स का शेयर नीचे आ जाए तो हमें थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए, HDFC बैंक का शेयर नीचे आ जाए तो हमें थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए, CDSL का शेयर थोड़ा नीचे आ जाए तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैंने एक उदाहरण दिया, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि शेयर के ही एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जब हम शेयर की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ना ये, कि वो वहाँ पे अच्छी वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहे हैं, डिस्काउंट हो रहे हैं शेयर, तो आप आराम से उनको बाय करें धीरे धीरे। तो उस तरीके का जो माहौल है ये जून तक चलेगा, और जून में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी।
मैं आपको बता दूं। जून में फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की बैठक है, उसमें कुछ अच्छे डिसीजंस आने की मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए क्या होता है, वो तो उस टाइम पे ही देखेंगे। लेकिन जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो अगर आप स्टडी करें पुरानी फॉरेन पॉलिसीज और जो अब जिस हिसाब से फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को बनाया जा रहा है, पिछले बार भी बनाया जैसे, तो इस प्रयास से ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे बदलाव की तरफ ही ग्लोबल मार्केट भी जा रहा है, और हम तो जाएंगे ही जाएंगे, हमें तो डाउट ही नहीं है। ठीक है, सो ये सब बातों को ध्यान रखना। लेकिन जून से पहले मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बोला, 2 बार उठापटक होनी है अच्छी वाली। इस बात को क्लियर समझ लीजिए, 2 बार उठापटक होनी है अच्छी वाली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लाना है। तो इन्वेस्टमेंट तो जब भी कोई बड़ा प्लेयर इन्वेस्टमेंट लाता है, कोई बड़ी इकोनॉमी में किसी आप अच्छे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, तो वो इन्वेस्टर ये भी तो बोलता है कि हमारे लायक कोई अच्छी फेयर वैल्यूएशन पे तो आप बाजार को लेके आओ। तो बाजार अपने आप ही फेयर वैल्यूएशन पे जाता है, और फेयर वैल्यूएशन पे बाइंग होती है, और उसका फिर मजा एक अच्छा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अगले 2, 3, 5 साल तक लेता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने अच्छे से अपने स्पाइक मूव को कैच करें, अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दें, अपना ट्रेड करें, अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करें कि वो आपके स्विंग या पोजिशनल ट्रेड का रूप होना चाहिए। यानी कि आप अगर लेते हैं कोई चीज और वो 5%, 10% रिटर्न दे रही है, आप प्रॉफिट बुक करें। अपने पोर्टफोलियो को जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो आपके 10-15 स्टॉक होने चाहिए पसंदीदा और बहुत अच्छी रिसर्च बिजनेस मॉडल के साथ, उसे कभी भी टच ना करें। एज इट इज पड़ा रहने दें, नीचे आने पर थोड़ा और बाय करें। लेकिन किसी भी खराब शेयर में कभी भी एवरेज ना करें, क्योंकि आप अपनी फ्रेश कैपिटल को एक फ्रेश बिजनेस में लगाने की बजाय एक घटिया बिजनेस में दोबारा डिप्लॉय कर रहे हो। तो इसलिए एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। एक खराब बिजनेस को कभी भी एवरेज आउट ना करें। अब आपको मालूम है आपसे गलती हो गई है, आपने एक खराब बिजनेस को सेलेक्ट कर लिया है और अब आप उसमें बैठे हुए हैं और एक इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ये ऊपर आए और मैं निकलूं, तो आप उसमें एवरेज बिल्कुल ना करें। एवरेज करने का जो तरीका है, एवरेज करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक अच्छे बिजनेस में उसे एवरेज नहीं कहते हैं, उनको बोलते हैं कि पार्ट्स में, हिस्सों में, ट्रांजिट में बाइंग करना। कि कुछ शेयर अब ले लिए, फिर कुछ शेयर 2-2.5 महीने बाद करेक्शन आई, फिर ले लिए, उसके बाद में फिर करेक्शन आई, 1 महीने बाद फिर बाय कर लिए, और उसके बाद में 1-1.5 साल तक वो उस तरीके से सिप मोड में आपने उसको एक्यूमुलेट किया। क्योंकि आपको पता है बिजनेस मॉडल है, आने वाले टाइम में ये चलना है, कंपनी के ये प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी के ये प्लांट हैं, वगैरह वगैरह जो भी आपने स्टडी की हुई हैं, और किस तरीके से कंपनी के रिवेन्यूज बढ़ेंगे, और उस पूरा प्लान करके आप चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में फिर आप उस जर्नी का मजा लेते हैं। ये बातें हो गई दोस्तों। मैंने कहा ना कि बातें इतनी ज़्यादा छेड़ दी आज की लंबा हो सकता है वीडियो। फिलहाल कल के मार्केट एनालिसिस पे आते हैं। कल से मेरा मतलब है 13 से 17 मार्च। उसमें मोटा मोटी एक ही कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है अभी, कि मार्केट में ये वाला वीक भी मिक्स रहेगा। ये वीक भी मिक्स है। मार्केट कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव मूवमेंट भी देगा, ऐसी बात नहीं है। बीच में आपको हो सकता है 14-15 तारीख में, या बीच में कभी भी थर्सडे को, वेडनेसडे को, इन दिनों में एक ना एक बीच में पॉजिटिव मूव देगा 2 दिन का, और 1-2 दिन का आपको नेगेटिव मूव देगा। डल मार्केट रहने वाला है। बट इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टाइम स्टार्ट होने वाला है, जो कि 18 मार्च के बाद से स्टार्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट वीक। और वो इम्पॉर्टेंट टाइमिंग जो होगी वो मार्केट के लिए अच्छा सेटलमेंट का काम करेगी। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीक के लिए ट्रेड प्लान करें आप, क्योंकि आपको यहाँ पे इस वीक में नेगेटिव डेज, पॉजिटिव डेज मार्केट के हिसाब से रहने वाले हैं, यानी कि बाइंग और सेलिंग दोनों का ही आपको लुफ्त उठाना है। और यहाँ पे कहीं भी
इस वीक में डिलीवरी बाइंग के चांसेस बड़े लोगों के नहीं लग रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेडिंग के मूड में है। तो जब ट्रेडिंग का मूड होता है तो या तो मार्केट बहुत ही डल सा हो जाता है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े स्पाइक मूव भी आ जाते हैं मार्केट में ऊपर और नीचे के लिए, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपना ट्रेड प्लान करें नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय महाकाल।